नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजीओ हब पर। साथियों, 1 से 3 जुलाई 2026 को जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची भारत दौरे पर रही हैं। इसी क्रम में भारत और जापान की के बीच द्विपक्षीय समझौता वार्ता हुई। उसके बाद में भारतीय नौसेना की कार्रवाई, ये भी हम जानेंगे। इस खबर को भी हम गहराई में जाकर के देखेंगे। रेमिटेंस प्राप्ति में भारत अग्रगण्य हो गया है। ये एक सुखद समाचार है। एक तरफ जहां वैश्विक उथल पुथल मची हुई है, वहीं भारत जो है रेमिटेंस प्राप्त करने में फिर से सिरमौर रहा है। और उसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे चीन का राष्ट्रीय पहचान कानून, जिससे अल्पसंख्यकों के हित और उनकी संस्कृति और साझा विरासत संकट में पड़ चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और जापान की शिखर वार्ता की। भारत और जापान आर्थिक व ऊर्जा सुरक्षा, एआई व सेमीकंडक्टर जैसी नई तकनीकों और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। भारत दौरे पर आई जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच शिखर वार्ता में इस पर सहमति बनी है। भारत के पुराने मित्र जापान के पीएम को मोदी ने इसी दौरान अपनी छोटी बहन कहा और प्रधानमंत्री ताकाइची ने भी इस पर खुशी जताते हुए कहा कि दोनों भाई अपने अपने देशों को और मजबूत बनाएंगे। दोनों नेताओं के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत के दौरान आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित समझौतों का आदान प्रदान हुआ। बातचीत के बाद साझा प्रेस वार्ता में मोदी जी ने कहा, अगले दशक में जापान से 10 ट्रिलियन येन का निवेश प्राप्त करने के लिए भारत में कार्यरत जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को बनाए जाने पर भी जोर दिया। मोदी जी ने कहा कि एक स्वतंत्र, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत दोनों लोकतंत्रों के लिए एक साझा प्राथमिकता है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों में स्थानीय करेंसी में व्यापार करने पर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शिखर वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि वार्ता आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही है। क्रिटिकल मिनरल में जापान के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी। इसी दौरान भारत और जापान दोनों देशों के बीच 2011 में हुए व्यापार समझौते, जिसे सीपा कहा जाता है, कि पुनः समीक्षा की बातचीत भी सामने आई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि गुरुवार को शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने यह प्रस्ताव रखा, जिस पर जापानी प्रधानमंत्री की भी सहमति प्राप्त हो गई है। मिस्त्री ने कहा कि सीपा के बावजूद भारत के निर्यात में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसमें भी हम कुछ बदलावों का समर्थन चाहते हैं। इसी वार्ता में आगे बढ़ाते हुए और कुछ समझौते और सहयोग के वादे भी किए गए। रक्षा के क्षेत्र में नेवल रेडियो एंटीना बनेंगे। दोनों देशों के बीच में संयुक्त नौसेना अभ्यास का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। साथ ही साथ सस्ती, विश्वसनीय व अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का दोनों देश मिलकर के और इसको आगे बढ़ाएंगे। पूंजी निवेश व आगामी अन्य निवेशों की राह भी आसान होगी। अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन, जिसको रुपयों में देखा जाए तो 5.92 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश और जापानी कंपनियों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए इंडो जापान बायोगैस इनिशिएटिव से भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद संयंत्र लगाने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा समेत हरित ऊर्जा में मिलकर काम करने पर समझौते हुए। नागरिकों में संपर्क बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नागरिकों में पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम बढ़ाने, शोध, शिक्षा व स्टार्टअप में सहयोग करने का भी आदान प्रदान किया गया है। इसी तरह खबरों को आगे बढ़ाते हुए अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नौसेना की बड़ी कार्रवाई। साथियों, अदान की खाड़ी के अंदर भारतीय नौसेना ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। अदान की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड ने समुद्री लुटेरों के दुस्साहस को नाकाम कर दिया और उन्हें भागना पड़ा। समुद्री लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया, जिसके कारण से क्रू के सदस्यों ने लुटेरों की हरकत देखते ही तुरंत एंटी पायरेसी प्रोटोकॉल लागू करके आपातकालीन संचार तंत्र के जरिए अलर्ट
भेज दिया और फिर भारतीय नौसेना ने कार्रवाई करते हुए सभी लुटेरों को वहां से खदेड़ दिया। अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। रेमिटेंस प्राप्ति में भारत अग्रणी। पश्चिम एशिया और यूरोप में युद्ध और वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव को देखते हुए भारत रेमिटेंस वो रकम होती है जो विदेशों में कार्यरत जो भारतीय लोग हैं वो अपने परिवारों को यहाँ भारत में भेजते हैं। रेमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत अग्रणी देश बन गया है। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों ने युद्ध के दौरान अपने परिवारों को और भी ज्यादा पैसा भेजा है। अप्रैल 2025 में जहां 9.4 अरब डॉलर भारत भेजे गए थे, वहीं अप्रैल 2026 में रेमिटेंस में 70% की बढ़ोतरी हुई है और 16 अरब डॉलर यानी करीब 1.38 लाख करोड़ रुपए तक यह रेमिटेंस पहुंच गई है। 2007 के बाद से भारत लगातार सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन गया है। आरबीआई के अनुसार रेमिटेंस भारत के लिए बाहरी वित्तीय स्रोतों का सबसे स्थिर और भरोसेमंद माध्यम रहा है। वैश्विक राजनीतिक तनाव जैसी परिस्थितियों का इस पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ता है। 3 देशों के बराबर अकेले भारत का रेमिटेंस। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को 137.67 अरब अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस मिला है। यह मैक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस के कुल रेमिटेंस के बराबर थी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी 2026 में आंकड़ों के अनुसार खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों में करीब 99.6 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। इस क्षेत्र से भारत को हर साल अरबों डॉलर रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा बना हुआ है। इसी क्रम में अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। चीन का राष्ट्रीय पहचान कानून। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में 1 जुलाई 2026 से एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ लागू कर दिया है। इसके तहत भाषा, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को एक जैसा बनाने पर जोर दिया गया है। इससे अल्पसंख्यकों की पहचान कमजोर पड़ सकती है, यानी कि अल्पसंख्यकों या किसी अन्य के लिए इसमें किसी भी प्रकार की छूट या अन्य प्रकार के समावेशी जो तंत्र होता है उसका निर्माण नहीं किया गया है। सभी को एक जैसी राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य किया गया है। बाकी आप इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में और अपने सुझाव दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।